सो अभी तक हमने देखा कि शिया और जियांग दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और 1 मिनट पूरा होते ही शिया जियांग को खुद से दूर कर देती है और कहती है कि 1 मिनट पूरा हो गया और अब मैं घर जा रही हूँ और गुड नाइट कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें कुईजुने को दिखाते हैं तो कोई रात को आकर उसके घर का दरवाजा खटखटाता है। तो वो पूछता है कि कौन है भाई, तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आता। तो कुईजुने फिर अपनी बंदूक निकालता है और आकर डोर ओपन करता है। तो चेन आई होती है तो वो उसे देखते ही दरवाजा वापस बंद कर देता है और पहले बंदूक को जाकर ड्रॉर में छुपाता है और उसके बाद आकर फिर से डोर ओपन करता है। तो फिर चेन कहती है कि क्या मैंने आपको डरा दिया। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ रहता हूँ, तुम तो पहले ही घर चली गई थी। तो चेन कहती है कि मैं कपड़े चेंज करने और डिनर खरीदने गई थी, मैंने आपकी कार देखी और आपको फॉलो किया, लेकिन यहाँ अंदर आने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। तो कुईजुने कहता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करने में प्राउड फील हो रहा है और तुम्हें मेरे घर आने के लिए किसने कहा था, और उसे घर वापस जाने के लिए कहता है। तो चेन कहती है कि मैं बस 10 मिनट के लिए रुकना चाहती हूँ, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है, और जाने लगती है। तो कुईजुने उसे आवाज़ देता है तो वो खुश होकर कहती है कि तुमने मुझे बुलाया और दौड़कर अंदर आ जाती है। और फिर कुईजुने ड्रॉर को छुपाते हुए कहता है कि तुम्हें शूज़ चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चेन कहती है कि तुम्हारा घर बहुत साफ है, मुझे कम से कम चप्पल तो चेंज कर ही लेना चाहिए, है ना। और ऐसा कहते हुए जैसे ही वो ड्रॉर खोलती है तो उसे बंदूक दिख जाती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है और डर जाती है और कहती है कि बेहतर यही होगा कि मैं शूज़ चेंज ना करूँ, और चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाती है। तो कुईजुने भी फिर परेशान हो जाता है और फिर बंदूक को लेकर उसके पास में आकर बैठता है और बंदूक नीचे रखकर कहता है कि तुमने इसे देख लिया है ना, ये एक असली बंदूक है और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं बहुत खतरनाक हूँ। बड़े लोगों की दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती और तुम कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगी। तो चेन कहती है कि मैं भी अब बड़ी हो चुकी हूँ। तो कुईजुने कहता है कि मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ, दुनिया को इतना अच्छा मत समझो, जिन लोगों को नहीं उकसाना चाहिए उन्हें मत उकसाओ, ये मत सोचो कि हर कोई काइंड और अच्छा होता है, किसी के भी सामने अपनी सिक्योरिटी को कम मत करो, तुम तो मैच्योर हो चुकी हो, तुम्हें तो ये पहले ही समझ लेना चाहिए। और आधी रात को किसी ऐसे पर्सन के घर जाना जिसे तुम अच्छी तरह से नहीं जानती हो, ये बेवकूफ़ी और ख़तरनाक भी। तो चेन कहती है कि क्या आप मुझे समझने का एक मौका दे सकते हैं, मैं आपको अच्छी तरह समझने के बाद आऊँगी। तो वो चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत खतरनाक हूँ, और कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी लड़की कभी भी पसंद नहीं आएगी। तो चेन को बुरा लगता है तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम खतरनाक हो। तो वो कहता है कि ये जानकर अच्छा लगा, जिसके बाद चेन जाते हुए कहती है कि आप अच्छे से रेस्ट करना, और वहाँ से चली जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हम सिम्बा को देखते हैं जो कि नदी किनारे अकेले बैठा होता है और वो काफ़ी अपसेट होता है। तभी शिवान को देखते हैं जो कि कार में सोया हुआ था। तभी वो सिम्बा के पास में पानी की बोतल लेकर आता है, जिसके बाद वो दोनों बेंच पर बैठते हैं और फिर शिवान पूछता है कि क्या कल रात हम घर नहीं गए थे। तो सिम्बा फिर इस पर हाँ कहता है। तो शिवान कहता है कि तो तुम पूरी रात नदी किनारे यहीं बैठे रहे, नदी किनारे की रात काफ़ी ठंडी होती है ना। तो सिम्बा कहता है कि हाँ, और पहले भी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो शिवान कहता है कि हाँ, मुझे याद है, शिया आइलैंड पर फंस गई थी और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उस दिन यहाँ पर एक भी बोट नहीं थी और इसीलिए हमने यहाँ पर पूरी रात उसका वेट किया था। तो सिम्बा कहता है कि उस दिन मुझसे ही गलती हुई होगी, है ना। तो शिवान हैरानी से कहता है कि क्या। तो सिम्बा कहता है कि अगर उस दिन मैं आधे घंटे पहले पहुंच जाता तो मैं आखिरी बोट को भी पकड़ लेता और शिया को किडनैपर से भी बचा लेता, और अगर फैशन शो के टाइम पर भी मैं अगर पहले पहुंच जाता तो तब भी मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाता, तो एंडिंग अलग होती। शायद मुझसे बस ये गलती हो गई कि मुझे थोड़ी देर हो गई। तो शिवान कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिम्बा कहता है कि मैं खुद को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा, मैं उसे 10 साल से भी ज़्यादा जानता हूँ और उसे सबसे ज़्यादा समझता हूँ, फिर भी वो किसी इंसान से प्यार कैसे कर सकती है। तो शिवान कहता है कि किसी को प्यार करने के लिए उसे समझना ज़रूरी नहीं है। तो सिम्बा फिर कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, हमें आज रात के कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो शिवान हैरानी से कहता है कि आज तुम्हें क्या हो गया है। तो सिम्बा कहता है कि मुझे क्या हुआ है। तो शिवान कहता है कि आज तुम अलग लग रहे हो, प्रैक्टिस करने का तो तुम बोलो ही मत, क्योंकि तुम कभी भी ऐसा नहीं करते हो, मैंने तो तुम्हारे ना आने के लिए बहाना भी तैयार कर लिया था। तो सिम्बा कहता है कि कुछ लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं और कुछ लोग नहीं, और मैंने ये बात को समझ लिया है, मुझे मनमानी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं। तो जियांग शिया के घर पर कुरियर बॉय बनकर आता है, और फिर जैसे ही शिया आती है तो वो उसे कहता है कि मैं अपना पैकेज लेने गया था और देखा कि तुम्हारा भी पार्सल आया है, और फिर वो उसे शिया को दे देता है, और पार्सल देते हुए वो शिया का हाथ भी पकड़ लेता है। तो शिया कहती है कि तुम यहाँ पर बहाने से मेरा हाथ पकड़ने आए हो, है ना। तो जियांग फिर कहता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद शिया दरवाजा लगा देती है, और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जियांग बार बार बहाने से शिया को टच करने की कोशिश करता है। तो शिया चिढ़कर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खतरे में पड़ जाओगे। तो जियांग कहता है कि 1 से 10 सेकंड तक हाथ पकड़ना सेफ है।
तो शिया कहती है कि मुझे नहीं पता कि सबसे खतरनाक टाइम कब होगा, अगर हमने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया तो तुम मर जाओगे। तो जियांग कहता है कि चलो धीरे धीरे टेस्ट करते हैं, इस बार ये 1.5 मिनट का होगा। और उसके फेस को पकड़कर कहता है कि शिया तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, पर तभी जियांग को चक्कर आ जाता है। तो शिया भी डर जाती है, जिसके बाद जियांग स्माइल करते हुए कहता है कि थोड़ा चक्कर आ गया। तो शिया कहती है कि इतना काफ़ी है, चलो घर चलते हैं, और फिर वो आगे जाने लगती है। तो जियांग कहता है कि तुमने काफ़ी देर से हील पहनी हुई है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, और उसे पीठ पर बैठने के लिए कहता है। तो शिया मना करती है। तो फिर जियांग कहता है कि कपड़ों की वजह से तुम मेरी एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगी। तो शिया भी फिर मान जाती है और फिर जियांग की पीठ पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों घर आते हैं। तो सिम्बा वहाँ पर पहले से ही शिया का वेट कर रहा था। तो शिया कहते हैं कि सिम्बा तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने आया हूँ। तो शिया फिर जियांग से कहती है कि तुम मेरा वेट करो, मैं बाद में आकर तुमसे मिलती हूँ। तो वो भी ओके कहकर चला जाता है। जिसके बाद सिम्बा घर में आता है। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें उस दिन के इंसिडेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो सिम्बा कहता है कि ठीक है, और फिर शिया के यहाँ पर लगी हुई अपनी फोटो निकाल कर कहता है कि इसे अपने साथ ले जाना ही बेहतर है। तो फिर शिया उसे सॉरी कहती है, जिसके बाद सिम्बा कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपनी फ़ोटो लेकर वहाँ से चला जाता है। तो शिया को भी सिम्बा के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है, जिसके बाद वो ये सारी बातें जियांग को बताती है। तो जियांग फिर कहता है कि तुम दोनों को थोड़े टाइम की ज़रूरत है। फिर सिहुआन भी सिम्बा से पूछता है कि तुम शिया को हमारे कॉन्सर्ट के पहले दिन का टिकट देने गए थे, तो तुम वापस इतनी जल्दी क्यों आ गए? तो सिम्बा फिर इसे झूठ बोलता है कि मैंने उसे नहीं देखा। तो सिहुआन भी फिर कुछ नहीं बोलता। घर आने के बाद देखते हैं कि सिहुआन सिम्बा की फोटो को अपनी दीवार पर लगा देता है और कहता है कि ये फैंस का दिया हुआ गिफ्ट है, इसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। तो सिम्बा कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, और इतना कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में कुइजुने को देखते हैं। तो वो कोई ना कोई प्लान बना रहा था कि तभी सिम्बा उससे मिलने के लिए आता है। तो सिम्बा फिर उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। तो उसका असिस्टेंट और बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कुइजुने कहता है कि मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि मुझे पता है कि शिया तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो सिम्बा फिर उसके असिस्टेंट का प्रतीक चिन्ह दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारे आदमी ने गिरा दिया था, है ना? इसीलिए किंगसोंग काउंटी से शुरू करके तुम पहले से ही उन पर नजर रखे हुए थे। जिस तरह से तुम जानबूझकर ये साजिशें रच रहे हो, ये सब वेम्पायर की भलाई के लिए तो नहीं है ना? और पूछता है कि तुम्हारे सीक्रेट इरादों के पीछे क्या है। तो कुइजुने कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इतना जानना है कि हमारा आखिरी गोल एक ही है, और वो है जियांग को इस दुनिया से गायब कर देना। तो सिम्बा कहता है कि मैं जियांग को अकेले ही खत्म कर सकता हूँ। तो कुइजुने कहता है कि मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं। तो सिम्बा फिर कहता है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और फिर कुइजुने फिर कहता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तो जानते ही होंगे कि तुम ली शिया को पसंद करते हो, है ना? और अगर तुमने जियांग को मारा तो सभी तुम पर ही शक करेंगे, और फिर तुम शिया को कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं अलग हूँ, मेरा गोल हमेशा जियांग ही रहा है। मैं बस तुम्हारी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तुम्हें ज़रा भी गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी तुम पर शक नहीं करेगा। तो फिर सिम्बा हल्की से स्माइल करता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या है? तो कुइजुने कहता है कि अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। बहुत टाइम पहले वैम्पायर्स इंसानों से कई ज़्यादा पावरफुल थे। उस समय वो अमर हो सकते थे। तो सिम्बा कहता है कि मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं तुम्हारी तरह किस्मत वाला नहीं हूँ। मुझ जैसा बच्चा जो अनाथालय में पला बड़ा है, एक ऐसा अनाथ जिसने अपने माता पिता से कभी भी कहानियाँ नहीं सुनी, यहाँ तक कि मेरे वैम्पायर होने के बारे में भी मुझे शिया ने ही बताया था। जिसके बाद कुइजुने कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं है, लेकिन मुझे ये प्रतीक चिन्ह नहीं चाहिए। मुझे शिया के डैड की अंगूठी चाहिए, और वो अंगूठी मेरे लक्ष्य को पूरा करने में मेरी हेल्प कर सकती है। और तुम उनके काफ़ी क्लोज हो ना, तुम पर शक भी नहीं होगा, और तुम अंगूठी लेकर आ पाओगे, और उसमें तुमको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सिम्बा कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मुझे बिल्कुल बोरिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। अब जियांग को दिखाते हैं तो वो शिया के लिए फूल लेकर आया होता है। तो शिया कहती है कि तुम अचानक मुझे फूल क्यों दे रहे हो, आज कोई छुट्टी का दिन है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, मैं फूलों की दुकान के पास से गुजर रहा था, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं ले आया। और मुझे लगता है कि मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें हर वो चीज़ देना चाहता हूँ गिफ्ट में जो तुम्हें पसंद है। तो शिया खुश होती है, पर तभी जियांग उसे किस करने जा रहा होता है। तो पर शिया तभी उसे रोककर कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें मरना ही है तो कोई और तरीका ढूंढ लो। तो जियांग कहता है कि हाल ही में मैंने बहुत वर्कआउट स्टार्ट किया है, तो मैं इतनी आसानी से बेहोश नहीं होऊंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि हम कितने टाइम तक कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शिया कहती है कि अगर हम टाइम को 2 गुना कर देंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा।
तो जियंग कहता है कि जब हालत खतरनाक हो जाएंगे और जब मुझे चक्कर आने लगेंगे तो अब हम इस बारे में दोबारा बात करेंगे। तो शिया उसे मना करती है कि ये सब बहुत खतरनाक हो सकता है। तो जियंग कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे करीब कैसे आ सकता हूँ, और फिर इसके क्लोज आता है और तभी फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी शिया का फ़ोन बजने लगता है। तो फिर वो फ़ोन उठाकर बात करती है और फिर फ़ोन पर बात करने के बाद वो जब फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तभी कोई डोरबेल बजा देता है। तो कोई लेडी अपना सामान बेचने के लिए आई होती है, तो शिया उसे मना कर देती है और गेट लगाकर वापस आ जाती है। जियंग फिर पूछता है कि कौन था, तो शिया उसे बताती है कि वो अपने सफाई का सामान बेचने के लिए आई थी। तो जियंग झट से खड़ा हो जाता है। तो शिया हंसकर कहती है कि तो क्या मुझे उसे वापस बुलाना चाहिए और सोफा साफ करने के लिए कहना चाहिए। तो जियंग कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और फिर जब वो दोनों फिर से किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तभी कोई फिर से डोर नॉक करता है। तो जियंग और शिया दोनों ही चिढ़ जाते हैं। और इसी के साथ पार्ट 31 यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।